हाय एवरीवन। वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन केमिस्ट्री केमिस्ट्री क्लासेस। तो दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने बात की थी आयनिक इक्विलिब्रियम की। एंड लास्ट में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, तो हमने वहां पर ओनली जो कॉमन आयन इफेक्ट और आपका था जो बफर सॉल्यूशन, उसको ओनली कवर किया था। जो अपना सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बच गया था, उस वाले कॉन्सेप्ट को हम आज यहाँ पर कवर कर लेंगे। एंड देन उसके बाद हम यहाँ पर आयनिक इक्विलिब्रियम से जो भी टॉपिक हमने अभी तक कवर किए हैं, उनसे किस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनको हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। ठीक है ना? तो वीडियो को आपको स्टार्टिंग से लास्ट तक देखना है केयरफुली, और उन क्वेश्चंस को आपको एक बार खुद से ट्राई करना है, और उसके बाद में फिर आप उनका सॉल्यूशन भी चेक कर सकते हो। राइट? तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे क्लास को। तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। राइट? तो समझते हैं यहाँ पे, देखो आप। तो सबसे पहला यहाँ पे जो टॉपिक अपने पास है वो है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का मतलब क्या है? तो पहली चीज आप यहाँ पे याद रखना कि अपने पास कैसे सॉल्ट होने चाहिए। स्प्रिंगली सॉल्युबल। स्प्रिंगली सॉल्युबल का मतलब वो कंप्लीटली सॉल्युबल नहीं होते हैं, बहुत थोड़ी सी मात्रा में वो वाटर में डिजोल्व होते हैं। तो स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट अपने पास होगा। ठीक। उसके बाद दूसरा काम जो हमें करना है उसका हमारे पास होगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होते हैं वो हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, है ना? सॉल्यूशन वाले चैप्टर में, कि सैचुरेटेड मतलब आपको, आप बोलोगे कि ऐसे सॉल्यूशन जिसको एक फिक्स टेम्परेचर पे उस पर हम सॉल्यूट की और अमाउंट डिजोल्व ना कर सकें, उसको बोलोगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो दो चीजें आपको ध्यान रखनी है कि अपने पास जो सॉल्ट होगा वो कैसा होगा, स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट होगा, और साथ में जो सॉल्यूशन बनेगा उसका कैसा होगा, अपने पास सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक। अब आप इस सॉल्यूशन में फिर हम बात करते हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की। जैसे हमने मान लो अपने पास कोई सॉल्ट ले लिया ऐसा AX and B। ठीक। तो जब अपने पास ये कोई सॉल्ट है, तो आप जब इसको डिजोल्व करोगे वाटर में, स्प्रिंगली सॉल्युबल है मतलब बहुत थोड़ी सी मात्रा में ये अपना उस वाटर में डिजोल्व होगा। जब अपना सॉल्यूशन सैचुरेटेड हो जाएगा, उस टाइम पे हम इसकी बात करेंगे, किसकी? सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की। तो समझते हैं। जब ये अपने आयंस में डिसोसिएट होगा तो किस तरीके से, आप बोलोगे एक्स, ए आयन है, इसकी पावर में आएगा बाई प्लस। ठीक। और यहाँ पे हो जाएगा आपका बाई बी, और पावर में जाएगा एक्स माइनस। इस तरीके से हमने ले लिया। ठीक। यदि इसके लिए हम डिसोसिएशन कॉफिशिएंट की बात करें, डिसोसिएशन कांस्टेंट की यदि हम बात करें यहाँ पर, तो वो क्या आ जाएगा अपने पास? आप बोलोगे के इक्वल कितना है, ए की पावर बाई प्लस एक्स। एक्स जो भी स्टोइकोमेट्रिक कॉफिशिएंट होता था तो वो कहाँ जाता था, पावर में। सिमिलरली आप यहाँ पे बोलोगे बी की पावर एक्स माइनस, पावर में जाएगा बाई। तो इस तरीके से इसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। इसको नहीं लोगे आप क्योंकि ये सॉलिड है। ठीक। ये सॉलिड है। तो आप यहाँ पे एक चीज समझना, देखो हम कैसे डिफाइन करेंगे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को। हम कहेंगे कि स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट का सैचुरेटेड सॉल्यूशन होने पर उसकी जो आयंस होते हैं उनकी मोलर कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट क्या कहलाता है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। किसका? सैचुरेटेड सॉल्यूशन में उनके आयंस का प्रोडक्ट, आयंस की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट क्या कहलाता है, आपका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। ठीक। तो याद रखना सॉल्ट कैसा होना चाहिए, स्पेरिंगली सॉल्युबल। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हमने आपको सपोज दे दिया, एग्जाम्पल यदि हमने आपको दे दिया AgCl। ठीक। तो AgCl जब डिसोसिएट होगा वाटर में तो किस तरीके से, आपको पता है Ag प्लस और Cl माइनस बनाएगा। इसकी सॉल्युबिलिटी, अब आप देखो इसके लिए सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, आप बोलोगे इसके जो आयंस हैं उनके कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट। इस तरीके से ये हो जाएगा आपका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। परफेक्टली सिंपल। राइट? अब यहाँ पे यदि हम इसको मान लें, यदि हम यहाँ पे लेके चलें कि जो Ag प्लस आयन है उसकी सॉल्युबिलिटी हमने ले ली S है, S मोल पर लीटर, और इस वाले की हमने ले ली S मोल पर लीटर। दोनों की एस मतलब सॉल्युबिलिटी, कुछ आप अमाउंट होगी जो आपकी डिसोसिएट हो गई है इसमें, है ना, AgCl की अमाउंट जो सॉल्वेंट में डिसोसिएट हो गई है, वो वाली अमाउंट क्या ले ली हमने, S मोल पर लीटर। यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे तो क्या आएगा, देखो कि SP आपका हो जाता S इंटू S, तो ये आ जाता आपका S²। राइट? इस तरीके से आपका किसी पर्टिकुलर सॉल्ट के लिए सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का एक्सप्रेशन आ जाएगा। राइट? यदि हमने इसकी जगह पे कुछ ऐसा दिया होता, देखो सपोज हमने एल्यूमिनियम सल्फेट आपको दिया होता, ठीक है, तो इस केस में फिर कैसे निकालते हैं हम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, आप अगेन क्या करते,
इसको पहले डिसोसिएट कर लेते तो 2Al+3 बन जाता और 3SO4 2- आपका बन जाता। ठीक। अब वही काम आपको करना था, इसकी सॉल्युबिलिटी हम ले लेंगे 2S मोल/लीटर और इसकी आप ले लोगे 3S मोल/लीटर। 3 और 2 क्यों दिया? अकॉर्डिंग टू दी स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। ठीक है। अब आप इसके एक्सप्रेशन को लिख सकते हो आराम से। KSP क्या हो जाएगा, देखो आपको पता है प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन जो होगा उनका प्रोडक्ट आपको लेना है, राइट। इसके ऊपर इसका आ जाएगा, सल्फेट के ऊपर क्यूब आ जाता। ठीक है, इस तरीके से बस आपको कर लेना था। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे 2S का स्क्वायर, ये 3S का क्यूब हो जाता। तो आपके पास आता 4S² इंटू 3 3 जा 9, 3 जा 27 S³ और जब आप टोटल करते तो ये आपका आ जाता 108S⁵ इस तरीके से आपका आ जाता सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट किसके लिए? एल्यूमिनियम सल्फेट वाले सॉल्ट के लिए। तो किसी भी सॉल्ट में हम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की बात कब करेंगे, एक चीज याद रखना, वो सॉल्ट स्पेरिंगली सॉल्युबल होना चाहिए। स्पेरिंगली सॉल्युबल का मतलब बहुत थोड़ी सी मात्रा में वो डिजोल्व होता है उस पर्टिकुलर सॉल्वेंट में। देन सॉल्यूशन कैसा होना चाहिए? सैचुरेटेड। ठीक। जब सैचुरेटेड होगा तभी हम बात करेंगे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की। जैसे आपने देखा था इक्विलिब्रियम है ना, तो हमने बात की थी कि जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा तो बोलते थे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के। और जब इक्विलिब्रियम नहीं होता था रिएक्शन में, और उस टाइम पे यदि आप डिफाइन करोगे प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, तो वो होता था रिएक्शन कोसेंट। सेम यहाँ पे आपका होगा ये सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। यदि अपने पास सैचुरेटेड सॉल्यूशन नहीं है तो फिर हम इसी को क्या नाम देंगे? आयनिक प्रोडक्ट। समझना। यहाँ पे चलते हैं। तो आयनिक प्रोडक्ट का मतलब क्या है वो आप सिंपल से समझ सकते हो। देखो देखो, आयनिक प्रोडक्ट भी सेम होता है। ठीक है। जैसे हम उसी में बात करें, जैसे अपने पास सपोज सेम सॉल्ट था AX/BY, ए भी डिसोसिएट होगा। सपोज एक्स ए बाई माइन प्लस आयन बने अपने पास और बाई BX- आयन्स अपने पास है। इसमें इन आयन्स की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट जो आप करोगे वो आयनिक प्रोडक्ट होगा। कब? जब अपने पास जो बना हुआ सॉल्यूशन है वो सैचुरेटेड नहीं है। जब तक सॉल्यूशन सैचुरेटेड नहीं होगा और उसके आयंस का जो कंसंट्रेशन होगा आप उनका मल्टीप्लाई करोगे और जो आपको मिलेगा वो होगा क्या? आयनिक प्रोडक्ट। इसको हम नॉर्मली दिखा सकते हैं। हम लिख लेते हैं QIP। आप चाहो तो KIP भी लिख सकते हो। SP मतलब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, IP मतलब आयनिक प्रोडक्ट। तो कितना हो जाएगा आपका ये? इस तरीके से आप बोलोगे A/+X और ये आपका हो जाएगा BX- तो बात समझ आई ना। जब सॉल्यूशन सैचुरेटेड हो जाएगा तो इसी को हम फिर क्या नाम दे देंगे? सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो यहाँ पे अपने पास 3 केसेस हो सकते हैं। आप देखो केस नंबर 1 क्या हो सकता था कि जो अपना QIP है इसकी वैल्यू इक्वल आ जाए KSP के, आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के इक्वल आ जाए, हो सकता है। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो सॉल्यूशन है वो अपना कैसा है? सैचुरेटेड। ठीक। यदि आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के इक्वल आ जाती है तो उसका मतलब क्या है कि वो सॉल्यूशन कैसा है? सैचुरेटेड है। ठीक। लाइक हमने देखा था ना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और रिएक्शन कांस्टेंट कांस्टेंट में रिलेशंस इस तरीके से केस बना के सेम है यहाँ पे। केस नंबर 2 आपके पास हो सकता था क्या? देखो, ये भी तो हो सकता था कि जो QIP की वैल्यू है आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू KSP से कम हो जाए। अब देखो, KSP क्या बताता है? उस सॉल्ट की मैक्सिमम अमाउंट जो उस पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में सॉल्युबल होती है। ठीक। अब जब KSP की वैल्यू QIP की वैल्यू KSP से कम है, मतलब उस सॉल्यूशन में जो वो सॉल्ट हमने डिजोल्व किया है वो सच से कम है। जस्ट अ मिनट ऑल ऑफ यू। या नाउ परफेक्टली फाइन, राइट। तो हमने कहा कि जब अपने पास जो सेकंड केस क्या है कि QIP की वैल्यू KSP से कम है, इसका मतलब क्या है कि जो सॉल्ट होगा वो सॉल्युबल होगा सॉल्यूशन में, राइट। तो हम बोलेंगे कि अपने पास जो सॉल्ट होगा है ना वो कंप्लीटली सॉल्युबल। ठीक। इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट आप बोल सकते हो, मतलब सॉल्युबल सॉल्यूशन अपने पास होगा। ठीक है। और जब केस नंबर 3 की हम यहाँ पे बात करें तो वो क्या हो सकता था कि QIP की वैल्यू सैचुरेटेड से ज्यादा हो जाए। तो इसका मतलब होगा क्या कि उसमें PPT फॉर्म हो जाएगा, प्रेसिपिटेशन फॉर्म हो जाएगा। ठीक।
तो ये कब होगा, जब क्यू आई पी की वैल्यू ज्यादा आ जाए के एस पी से। आप ऐसे समझना, देखो एक एग्जाम्पल से आपको बिल्कुल अच्छे से फील करा देते हैं आपको। देखो समझना, जैसे हमने अपने होम में क्या किया, आपने एक गिलास वाटर ले लिया, ठीक, समझना बहुत ही सिंपल केसेस हैं। आपने एक गिलास पानी ले लिया और इसमें हमने ऐड करना स्टार्ट किया सपोज NaCl, ठीक। अब होगा क्या, शुरुआत में NaCl आप जब इसमें डिजोल्व करोगे वो डिजोल्व हो जाएगा। सपोज हमने एक चम्मच इसमें NaCl डाल दिया, डिजोल्व हो जाएगा। तो वो कौन सा वाला केस है, केस नंबर सेकंड, क्योंकि उसमें जो आईपी की वैल्यू है, आयनिक प्रोडक्ट है, वो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से कम है। इसलिए जितना भी सॉल्ट हम ऐड करेंगे वो डिजोल्व हो जाएगा, ठीक। तो जब आप धीरे धीरे और NaCl इसमें ऐड करते जाओगे तो एक टाइम ऐसा आएगा उसमें क्या होगा कि जो आयनिक प्रोडक्ट होगा NaCl का और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट दोनों इक्वल हो जाएंगे, मतलब सॉल्यूशन सैचुरेटेड हो जाएगा। वो पॉइंट हमें कैसे पता चलेगा, आप NaCl डालते जा रहे हैं, उसको डिजोल्व करते चल रहे हैं। जब आप देखोगे कि एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद हम जब NaCl इसमें मिक्स करेंगे लेकिन वो सॉल्युबल नहीं होगा, ठीक। पानी का अमाउंट चेंज नहीं करना है, आपने जितना लिया एक गिलास उतना ही है, बस हम NaCl को डालते जा रहे, तो स्टार्टिंग में वो डिजोल्व होता जाएगा। कुछ टाइम के बाद वो NaCl डिजोल्व नहीं होगा, वो आपका नीचे जाके ऐसे सेटल होने लगेगा, ठीक। तो उस टाइप के सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे कि वो सॉल्यूशन सैचुरेटेड हो गया। ये कब होता है, जब आयनिक प्रोडक्ट सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के बराबर हो जाए। अब हम इसमें यदि और NaCl डालेंगे तो क्या होगा, वो डिजोल्व तो होगा नहीं, वो जाके नीचे सेटल हो जाएगा, है ना। तो वही केस होता है अपना थर्ड, कि आईपी की वैल्यू ज्यादा हो गई उसमें, फिर आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू क्या आएगी, फिर ज्यादा आएगी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से, तो वहां पे पीपीटी फॉर्म हो जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से तीन केसेस होते हैं। आप ध्यान रखना कि यदि अपने पास जो हम वैल्यू कंपेयर करेंगे क्वेश्चंस में आईपी और केएसपी की, यदि दोनों इक्वल हैं तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा। यदि आयनिक प्रोडक्ट अपना कम है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से, तो जो सॉल्ट होगा वो सॉल्युबल रहेगा उस पर्टिकुलर सॉल्वेंट में। और यदि अपना आईपी की वैल्यू केएसपी से ज्यादा है तो फिर वहां पे पीपीटी फॉर्म हो जाएगा। ये तीनों केसेस हमें ध्यान रखने हैं, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक। कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे अभी। तो ये तो बात थी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की एंड आयनिक प्रोडक्ट की। आई होप आपको समझ आए होंगे तीनों, दोनों केसेस, राइट। तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कुछ नहीं है, एक आयनिक प्रोडक्ट का पार्ट ही है। जब आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू, मतलब जब अपना सॉल्यूशन क्या हो जाता है, सैचुरेटेड, तो आयनिक प्रोडक्ट को ही हम नाम देते हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, ठीक। परफेक्टली फाइन, आगे चलते हैं। अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं क्वेश्चंस की। तो स्टार्टिंग करते हैं हम लास्ट वाले सेशन से, जो हमने स्टार्टिंग में सीखा था इस वाले चैप्टर में, कि एसिड बेस कॉन्सेप्ट, आर्हेनियस का सीखा था हमने, लुइस का कॉन्सेप्ट देखा था, ब्रांस्टेड और लॉरी का देखा था। आई होप सो कि आप सबको वो याद है ना, आप लोगों ने रिवीजन करके रखा है, तो आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। देखो यहाँ पे जो पहले नंबर का क्वेश्चन है वो कहते हैं क्लासीफाई द फॉलोइंग इनटू एसिड एंड बेसिस अकॉर्डिंग टू द लुइस कॉन्सेप्ट। आपको अकॉर्डिंग टू लुइस कॉन्सेप्ट उसको आपको बताना है कि इनमें से जो गिवन आयंस है कौन सा लुइस एसिड होगा, कौन सा लुइस बेस होगा। तो देखो एक बार आपको रिकॉल करा देते हैं। लुइस एसिड क्या होते थे, आपको हमने बताया था ना, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, जो एक्सेप्ट कर ले वो लुइस एसिड थे। और बेस क्या होते थे, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करते थे। यही बताया था आप सबको हमने। तो अब आप यहाँ पे देखोगे, इन कंपाउंड, देखो इलेक्ट्रॉन पेयर कोई डोनेट कब कर सकता है, जब उसके पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सिंपल सी बात है। मतलब यदि किसी मॉलिक्यूल्स में माइनस चार्ज है मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन है। तो आप देख लो किस किस के पास माइनस है। यदि आप यहाँ पे देखोगे इस इमेज में, तो आपको देखते ही पता चल जाएगा कि देखो F के पास है माइनस, ठीक, OH पे माइनस है, और सल्फर पे भी 2 माइनस है। तो इन तीनों में क्या है, माइनस चार्जेस हैं। तो जिस पर माइनस है मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है और वो इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो इनमें से हम देखते ही बता देंगे कि जो H2 माइनस है, जो आपका F माइनस है, और जो OH माइनस है, ये किसका काम करेंगे, लुईस बेस का काम कर देंगे। और लुईस एसिड कैसे पता चलेगा, वो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं, मतलब उन पर प्लस चार्ज होगा, क्योंकि उनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तभी तो वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे। तो या तो प्लस चार्ज होगा या फिर बैकेंड ऑर्बिटल्स उनके पास होंगे। तो इसके एग्जाम्पल आप देख के बता सकते हो। देखो H प्लस, प्लस चार्ज है। निकेल 2 प्लस, देखो प्लस चार्ज है, तो लुईस एसिड हो जाएगा। आप देखो BF3, तो ये भी एक आपका लुईस एसिड है, क्योंकि इसके पास क्या होता है, BF3 के पास, बोरॉन के पास खाली होता है, बैकेंड पी ऑर्बिटल होता है।
पी ऑर्बिटल, इसका एक पी ऑर्बिटल कैसा होता है, खाली। जब हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे तब आपको ये पॉइंट और भी क्लियर हो जाएगा कि कैसे इसका एक पी ऑर्बिटल खाली रहता है, ठीक है। तो समझ आया ना पहला तो इसमें कि हम लुईस एसिड और बेस कैसे पता कर सकते हैं। आप सिंपल देखोगे, जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा वो लुईस बेस का काम करेगा। वो कैसे पता चलेगा, माइनस चार्ज देख के या फिर लोन पेयर देख के। एसिड में क्या देखोगे कि या तो बैकेंट ऑर्बिटल हो या फिर उसके पास प्लस चार्ज हो। प्लस चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन्स की कमी, ठीक, तभी तो वो एक्सेप्ट करेगा। सेकंड पर चलते हैं, देखो सेकंड वाला क्या कहता है हमसे, बी वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एक्ट एज बोथ एज ए ब्रोंस्टेड एसिड एंड अ ब्रोंस्टेड बेस। अब देखो ब्रोंस्टेड एसिड और बेस में क्या हमने देखा था, ये आपका ए वाला हो गया। यहाँ पे हम नाम दे देते हैं, ए है, ए आपका बी वाला है। तो बी वाले का सॉल्यूशन देखो आप। ब्रोंस्टेड ने क्या कहा था, एसिड वो होते हैं जो H प्लस को एक्सेप्ट कर लें, और सॉरी, आपके एसिड वो होते हैं जो H प्लस को दे दें, और बेस क्या होते हैं जो H प्लस को एक्सेप्ट कर लें, राइट। तो यहाँ पे उन्होंने पूछा है कि कौन सा ऐसा है जो एसिड का भी काम करेगा और बेस का भी काम करेगा। तो देखो पहला उन्होंने दिया था HCO3। देखो इसके पास H प्लस है, ये दे भी सकता है और बना सकता है CO3 2 माइनस। और आप देखोगे यदि हम इसमें H प्लस ऐड करना चाहें तो ये H प्लस ले भी सकता है। क्या बना लेगा, H2CO3, क्योंकि माइनस चार्ज है, राइट। तो ये तो बिल्कुल आपका दोनों का काम कर रहा है। देखो यहाँ पे किसका काम कर रहा है, एसिड का, क्योंकि उसने H प्लस दे दिया। और यहाँ पे किसका काम कर रहा है, बेस का, क्योंकि H प्लस इसने ले लिया। तो पहला तो बिल्कुल सही है कि ये एस मतलब आपका दोनों का काम करेगा, एसिड बेस का। अच्छा O2 माइनस, इस पे माइनस है मतलब ये H प्लस ले सकता है, लेकिन H प्लस इसके पास देने के लिए तो नहीं है, तो ये तो नहीं करेगा। देन NH3, देखो NH3 भी दोनों काम कर सकता है, कैसे, ये H प्लस दे देगा। यदि इसमें से H प्लस निकाल दोगे तो NH2 माइनस बन जाएगा। और यदि आप इसके पास H प्लस को लेके आओगे तो ये H प्लस एक्सेप्ट भी कर लेगा, क्योंकि नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर्स। तो NH4 प्लस बना लेगा, राइट। तो कहने का मतलब ये भी आपका ब्रोंस्टेड एसिड और बेस दोनों का काम कर सकता है। सिमिलरली H2O H प्लस ले भी सकता है और H प्लस दे भी सकता है, तो ये भी सही था। और H2S भी आपका HS माइनस, देखो ये कैसे करेगा वो भी बताते हैं आपको, सेम है। यदि हम HS में देखेंगे तो वो H प्लस दे सकता है, H प्लस देने के बाद ये H2 माइनस बना लेगा। और यदि इसके पास H प्लस लेके आओगे ना तो वो H प्लस ले भी सकता है, H2S बना लेगा। तो एसिड बेस दोनों का काम कर रहा है, राइट। तो आपको कैसे पता करना था, समझ आया ना, हमें देखना था कि उस कंपाउंड के पास H प्लस है क्या देने के लिए। यदि है तो लुइस वो सॉरी ब्रोंस्टेड आपका एसिड हो जाएगा देकर। और क्या उसके पास कोई माइनस चार्ज है ताकि वो H प्लस ले ले, या फिर लॉन पेयर होने चाहिए ताकि वो H प्लस को ले ले। तो ऐसे मॉलिक्यूल आपके पास थे कितने, चार। तो HCO3 माइनस, NH3, H2O और HS माइनस, ये चारों आपके दोनों का काम करेंगे, ब्रोंस्टेड एसिड की तरह भी और ब्रोंस्टेड बेस की तरह। समझ आया दूसरा वाला। तीसरे वाले पर चलते हैं। तीसरा वाला हमसे कहता है कि राइट द फॉर्मूला ऑफ कॉन्जुगेट बेस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। कॉन्जुगेट बेस हमें बनाना है। कॉन्जुगेट बेस किसका बनता था, ठीक है, एक काम करते हैं, यहाँ पे अगली स्लाइड पर चलते हैं हम लोग। अच्छा, कॉन्जुगेट बेस बनाते कैसे हैं, तो आपको हमने बताया था कि एसिड से बनता है कॉन्जुगेट बेस। मतलब H प्लस निकाल दो तो क्या बनेगा, कॉन्जुगेट बेस। बनाते हैं इनका कॉन्जुगेट बेस, है ना। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एक स्लाइड पर चलते हैं, इस वाली स्लाइड पर चलते हैं, ठीक है। वेट, एक यहाँ पे हम एम्प्टी स्लाइड ऐड कर देते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। हमें देखना है क्या, कॉन्जुगेट बेस बनाना है। तो अपने पास एसिड गिवन है, उसके क्या बनाने हैं हमें, कॉन्जुगेट बेस। देखो समझते हैं कि कैसे बनाएंगे। सबसे पहले वहां पर दिया था H2O, फिर दिया था HSO4 माइनस। तो कैसे बनाओगे आप इसका कॉन्जुगेट बेस, आपको हमने बताया था कि एसिड से बनता है कॉन्जुगेट बेस, मतलब एसिड में से जब आप H प्लस निकाल दोगे तो बन जाएगा कॉन्जुगेट बेस। तो इसमें से H प्लस निकाल दो, क्या बनेगा, OH माइनस। इसमें से निकाल दोगे तो SO4 2 माइनस। वहां पे और क्या दिया था, देखो एसिटिक एसिड दिया हुआ था, इसमें से H प्लस निकाल दो तो बन जाएगा CH3CO माइनस। समझ आया ना। तो जितने भी मॉलिक्यूल्स वहां पे दिए थे आपके लिए, उसमें हमें क्या करना था, H प्लस निकाल देने थे। अच्छा, NH4 प्लस दिया था, H3PO4 और मैथिल एमीन था, ठीक है। तो यहाँ पे बना लेते हैं, ठीक। देखो ये दिए थे वहां पे NH4 प्लस,
तो इसमें से क्या करना है, H प्लस निकाल दो तो बनेगा क्या, NH3। दिया था आपको मेथिलामीन इस तरीके से। इसमें से भी H प्लस निकाल दोगे आप तो क्या बनेगा, CH3NH2। था H3PO4, तो क्या हो जाएगा आपका ये, H2PO4 माइनस। तो क्या किया हमने इन सब में अभी तक, इसमें से हमने क्या किया, माइनस H प्लस कर दिया। ठीक, माइनस H प्लस कर दिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो ऐसा क्वेश्चन आ चुका है आपके नीट एग्जाम में, और जेई में भी आ चुका है ऐसा, है ना। कि कॉन्जुगेट एसिड कौन सा है, कॉन्जुगेट बेस कौन सा है, ऑब्जेक्टिव करके वो पूछेंगे आपसे। तो कॉन्जुगेट बेस कैसे बनाओगे एसिड से, उसमें से H प्लस को निकाल दोगे तो कॉन्जुगेट बेस बन जाएगा। ठीक, यदि वो पूछते कॉन्जुगेट इसमें से कॉन्जुगेट एसिड बनाना पूछते, तो फिर आप H प्लस को ऐड कर देते, राइट। तो इससे बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रिमूव 1H प्लस। एक H प्लस रिमूव कर दो तो जो बचेगा वो आपका कॉन्जुगेट बेस हो जाएगा। ठीक, चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे अपने उसी में। तो तीसरा वाला भी आपको समझ आ गया। अब जो लास्ट वाला कहते हैं कि राइट द फॉर्मूला ऑफ कॉन्जुगेट एसिड ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब एसिड बनाना है, तो एसिड कैसे बनाओगे, अच्छा ठीक है, बाकी जितने भी हैं उन्हीं का बनाते हैं हम लोग, ठीक है। तो चलते हैं वापस से उसी स्लाइड पर और इन लोगों का इनका बना के देख लेते हैं, ठीक है। देखो उसमें दिया था, देखो यहाँ पे। तो अभी आपके लिए बेस गिवन है, और हमें क्या बनाना है, उनका कॉन्जुगेट एसिड बनाना है। अब क्या करोगे आप, देखो बेस का काम क्या होता है, H प्लस लेना, और H प्लस लेने के बाद जो बनता था वो क्या था, कॉन्जुगेट एसिड होता था। तो हम यहाँ पे करेंगे, देखो वहां पे था S2 माइन। अब एक चीज याद रखना, आप एक H प्लस ऐड कर रहे हो ना, तो एक माइनस कम हो जाएगा। 2 माइनस था तो बचा एक माइनस, फिर है ना। फिर वहां पे था NH3, इसमें H प्लस ऐड कर दो तो क्या बनेगा, NH4 प्लस, क्योंकि इसने लोन पे डोनेट करके लिया H प्लस को, राइट। फिर वहां पे आपके पास था H2PO4 माइनस, तो ये बन जाएगा आपका H3PO4। एक ही माइनस था तो माइनस का न्यूट्रल हो गया प्लस लेने पर। ठीक, वहां पे आपके पास था ये। ठीक, तो कैसे बन जाएगा ये आपका, इसको एक H प्लस दे दो आप। अच्छा वो न्यूट्रल था, है ना, CH3NH2 तो। तो आपको बात समझ आई ना कि कैसे बनाने हैं। यदि पूछे कि कॉन्जुगेट बेस बनाओ तो एक H प्लस निकाल दो, और यदि पूछे कि बेस से कॉन्जुगेट एसिड बनाओ तो उसमें एक H प्लस ऐड कर दो, तो बन जाएगा क्या वहां पे, कॉन्जुगेट बेस। तो इसमें हमने क्या किया, एक H प्लस को ऐड कर दिया। तो ये बहुत ही सिंपल है, बस आपको थोड़ा सा सिंपल सा ध्यान रखना है कि पूछा क्या है, कॉन्जुगेट एसिड पूछा है कि कॉन्जुगेट बेस पूछा है। ठीक, सिंपल था, बना लिया हम लोगों ने। यहाँ पे आते हैं वापस हम लोग, सिंपल था राइट। तो ये हो गया आपका। ठीक, अब बात आती है अगले वाले की। वो कहते हैं कि राइट द कॉन्जुगेट एसिड ऑफ और बेस ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज। अब आपको कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस लिखना है इनका, आप फिर से वही कर सकते हो। एसिड बनाने के लिए क्या करोगे, कॉन्जुगेट H प्लस ऐड कर दो। कॉन्जुगेट बेस बनाने के लिए H प्लस निकाल दो, तो ये आप कर सकते हो, है ना। तो इनको आप करके देखना, यदि किसी में प्रॉब्लम फेस होगी तो आप हमें बता सकते हो, हम लोग फिर से उसको देख लेंगे। हाँ, सेम तरीके का है तो आपके लिए छोड़ देते हैं 2 क्वेश्चन, आप लोग कर लोगे राइट। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन था, देखो ये कहा कि व्हाट आर द कॉन्जुगेट बेसिस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। सिंपल था, देखो इसका आप बना डायरेक्ट हम कॉन्जुगेट बेस बनाने वाले हैं यहाँ पे। देखो कॉन्जुगेट बेस कैसे बनाओगे, H प्लस निकाल दो तो क्या बनेगा, पहले का H2 माइनस, यहाँ से H2O बन जाएगा। H प्लस निकालना है हमें, है ना, तभी बेस बनेगा। तो ये बन जाएगा HPO4 2 माइनस, ये बन जाएगा देखो SO4 2 माइनस, है ना। इसका क्या बन जाएगा, H प्लस निकालने के बाद CH3COO माइनस। इसमें से देखो H प्लस निकाल दोगे आप H2SO4 में से, तो ये बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा HSO4 माइनस। ठीक है। अच्छा अब इसमें एल्यूमिनियम वाले में से निकालो तो क्या बन जाएगा, एल्यूमिनियम। H2O यहाँ पे आप 5 लिख दोगे और एक OH माइनस यहाँ पे कर दोगे, तो बचेगा ओनली 2 प्लस। इस तरीके से आप बना सकते हो राइट, समझ आया ना। तो कॉन्जुगेट बेस बनाने के लिए उसमें से H प्लस को निकाल दो, बचेगा जो वो बन जाएगा कॉन्जुगेट बेस। सिमिलरली यहाँ पे कॉन्जुगेट एसिड पूछे हुए हैं इस वाले में, देखो तो क्या करना है, H प्लस ऐड कर दो। कॉन्जुगेट एसिड बनाने के लिए H प्लस ऐड कर दो तो H2O हो जाएगा पहला, दूसरा H2CO3 हो जाएगा आपका, तीसरा हो जाएगा H2PO4 माइनस
टू माइनस था ना, तो एक माइनस बचा रहेगा। ये बन जाएगा देखो CH3NH3 प्लस, ये HCO3 माइनस हो जाएगा। अच्छा, इसमें भी ऐड करोगे तो बन जाएगा ये क्या सर, CH3COOH2 और यहाँ पे प्लस, NH2 माइनस में NH3 हो जाएगा, और SCO माइनस का SCOH। तो क्या किया हमने, ऐड H प्लस, और इसमें क्या करना है, रिमूव H प्लस। राइट। अच्छा, लास्ट में पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बिहेव बोथ एज बॉन्स्टेड एसिड एज वेल एज बेस। तो ये अभी हम करके देख चुके हैं। देखो, पहला वाला करेगा, H प्लस ले सकता है, दे सकता है। ये भी हो सकता है आपका, है ना, H2SO4 H प्लस दे सकता है, लेकिन ये अभी आपका ले नहीं सकता है। राइट। ठीक, तो आपका ये वाला भी करेगा। तो इसमें से आप बोलोगे तीन आपकी दोनों का काम करेंगे। तो कौन से हमने कहा, जो H प्लस ले ले और H प्लस दे ले। देखो, H2SO4 में सल्फर की वैलेंसी कंप्लीट है, H प्लस वो ले नहीं सकता, दे सकता है। H3PO4 में भी फॉस्फोरस की वैलेंसी कंप्लीट है, वो H प्लस ले नहीं सकता लेकिन दे सकता है। तो ये ओनली आपके क्या होंगे, बॉन्स्टेड एसिड हो जाएंगे। राइट। बाकी जो और एग्जाम्पल्स हैं उसमें देखो आप, ऑक्सीजन पे माइनस होता है तो वो ले सकता है, ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। राइट। तो ले सकता है, तो बनेगा आपका वो बॉन्स्टेड बेस का काम कर सकता है। HCO3 माइनस भी हो सकता है सेम, HS माइनस भी हो सकता है। राइट। तो ये तीन आपके दोनों को काम करेंगे, एसिड एज वेल एज बेस। बाकी के जो आपके हैं वो दोनों बॉन्स्टेड बेस का काम नहीं कर सकते हैं। समझ आया ना आपको, सिंपल है। आगे चलें। अगला क्वेश्चन देखो अपने पास ये रहा, अभी अपने पास है न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, सिंपल से करते हैं। हम आपको थोड़ा फास्टली बताएंगे ताकि वीडियो लेंदी ना हो। कैलकुलेशन वाला पोर्शन आप लोग कर सकते हो, ठीक है। क्या पूछा है यहाँ पे, कैलकुलेट द हाइड्रोनियम एंड हाइड्रोक्सिल आयन कंसेंट्रेशन। मतलब हमें H प्लस का कंसेंट्रेशन पता करना है, और OH माइनस का कंसेंट्रेशन पता करना है। ठीक है। पहला दिया है उन्होंने HCl। HCl क्या होता है आपको पता है, कंप्लीटली डिसोसिएटेड होता है। ठीक है, तो हम इसको डिसोसिएट कर देंगे, सिंपल। अब इसमें आप देखोगे कितना HCl था अपने पास, 0.01 मोलर। अब कैसा होता है, स्ट्रांग होता है तो कंप्लीटली डिसोसिएट होगा, तो जितना भी था वो पूरा ब्रेक हो जाएगा, तो इतना H प्लस बन जाएगा, इतना ही Cl। राइट। तो H प्लस का कंसंट्रेशन कितना हो गया अपने पास, 0.01, दैट मीन्स 10⁻⁻²मोलर। अब मोल्स पर लीटर आप बोल सकते हो, ठीक है, सिंपल था। हाइड्रोक्साइड का कैसे निकालोगे, तो वो आप ऐसे निकाल सकते हो कि आपको पता है ना, H प्लस और OH माइनस का मल्टीप्लाई कितना होता है, 10⁻⁻14। तो यहाँ से आप निकाल सकते हो OH माइनस का कितना आ जाएगा, है ना, 10⁻⁻14 डिवाइड में H प्लस का, तो 10⁻², तो आ जाएगा 10⁻⁻12 मोलर। सिंपल था ये तो। सिमिलरली आप सेकंड वाला भी कर सकते हो। देखो, सेकंड वाला हम यहाँ पे कर देते हैं। वहां पे दिया है आपके लिए NaOH, ये भी स्ट्रॉन्ग बेस है, कंप्लीटली डिसोसिएट होगा। राइट। कितना है अपने पास है, 0.005, और ये कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 × 10⁻³ उसी को लिख दिया हमने ना, ये भी 5 × 10⁻³ तो OH माइनस का आपको मिल गया कंसेंट्रेशन कितना है, 5 × 10⁻³ मोलर। H प्लस का कितना आ जाएगा, अगेन सिंपल है, 10⁻⁻14 में OH से डिवाइड कर दो, तो 5 × 10⁻³ हो जाएगा आपका। तो आप इसको बोल सकते हो कितना, 2। देखो, 10⁻³ ऊपर जाएगा तो 1000 हो जाएगा, तो हमने क्या किया, एक 10 ऊपर ले गए, तो उसका 2 हो गया, और ये हो जाएगा 10⁻⁻12। सिंपल था ना। तो ऐसे आप इसको कर सकते थे। राइट। तो एसिड से मिल गया H प्लस, OH निकाल दिया हमने। बेस से मिल गया OH, H प्लस हमने निकाल दिया। सिंपल था ये तो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आपको देख के लगेगा कि क्वेश्चन टफ है, इसीलिए प्रैक्टिस की जरूरत होती है। यदि आपने प्रैक्टिस किया तो आपके पास एक आइडिया होता है कि कैसे हम उसको अप्रोच करेंगे, है ना। तो आई होप आपको ये क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा अपने पास अगला क्वेश्चन यहाँ पर। ये भी सिंपल सा है। पूछा क्या है देखो, समझते हैं। कैलकुलेट द कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन इन 0.1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इसको करते हैं। देखो, अब अमोनियम हाइड्रोक्साइड दिया हुआ है, तो ये कैसा होता है, ये आपको पता है, ये है आपका वीक बेस।
ये वीक बेस है तो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होगा, है ना, इसीलिए इस केस में हम डायरेक्ट नहीं ले सकते हैं। इसके लिए उन्होंने के भी दिया है, देखो के भी कितना दिया है, तो हम इसका के भी एक्सप्रेशन ऐसे लिख सकते हैं, राइट। अच्छा, कितना दिया है इनिशियल कंसंट्रेशन इसका, 0.1 मोलर, ठीक है। इसका दिया है इतना अपने पास स्टार्टिंग में, 0.1 मोलर, ठीक है। अब आप देखो ये डिसोसिएट तो होगा लेकिन कंप्लीटली नहीं होगा, तो कुछ ना कुछ डिसोसिएट, लेकिन जितना भी डिसोसिएट होगा उतना ही NH4+ होगा, उतना ही OH- होगा। तो हम ये बोल सकते हैं क्या, कि जो NH4+ का कंसंट्रेशन है वो OH- के इक्वल ही होगा। क्यों, आप तो समझना, जैसे हमने लिया था ना 1C1- अल्फा, फिर C अल्फा, समझ आई ना बात। तो यहाँ पे जो NH4+ आयन देखो कितना भी वो डिसोसिएट होगा, लेकिन जो दोनों आयन्स हैं पॉजिटिव और नेगेटिव बनेंगे सेम, तो उनका कंसंट्रेशन सेम होगा। तो उसको हम यहाँ पे कैसे ले सकते हैं, देखो के भी हो जाएगा 1.8 10⁻⁻⁵ NH4 की जगह पे OH- ही लिख रहे हैं हम, क्योंकि दोनों का कंसंट्रेशन सेम आएगा। और इसका कितना है अपने पास, 0.1। NH4OH कितना दिया था स्टार्टिंग में, 0.1। तो यहाँ से आपके पास आ गया OH- का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 1.8 10⁻⁻⁵, और इंटू में हो गया 0.1, तो निकल के आएगा 10⁻⁻�6 अपने पास, राइट। तो ये हो गया 1.8 10⁻⁻�6। सॉल्व करने के लिए हम इसको लिख सकते हैं अराउंड 2, 1.8 को हम 2 ले लेते हैं। अब ओ एच का कितना आ जाएगा, आप सिंपल इसका स्क्वायर रूट ले लो। तो 2 × 10⁻⁻�6 का स्क्वायर रूट आप जब लोगे, तो रूट 2 कितना होता है, 1.4 समथिंग, तो 1.4 इंटू 10⁻⁻³ मोलर। तो क्या किया हमने, स्टार्टिंग में जो था 0.1 मोलर रहने दिया उसको, और यहाँ से फिर हमने केवी से निकाल दिया किसको, अपना यहाँ पे निकाल दिया OH- का कंसंट्रेशन। सेम क्यों लिया, क्योंकि कितना भी वो डिसोसिएट होगा बनने वाले मोल सेम है, 1 मोल कैटायन का है, 1 मोल एनायन का है। डेट मीन्स वो कभी भी कितना डिसोसिएट होगा उसके मोल सेम होंगे, तो हमने दोनों का कंसंट्रेशन सेम ले लिया, ठीक हो, यहाँ से OH निकाल दिया। सिंपल था, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, कैलकुलेशन भी सिंपल ही है, राइट। अगला देखो आप, ये रहा। तो क्वेश्चन सिंपल सिंपल से हैं, इसलिए हम थोड़ा फास्टली चलेंगे। इसका आंसर देखो आपको हमने यहाँ पे मेंशन भी किया है, क्योंकि थोड़ा अलग टाइप का आंसर यहाँ पे आ रहा है, राइट। लेकिन देखते हैं कैसे करेंगे। आपको फॉर्मूले भी आने चाहिए जो हमने आपको बताए थे, देखो करते हैं। कहते हैं कैलकुलेट द परसेंटेज आयोनाइजेशन, दैट मीन्स हमें अल्फा की वैल्यू निकालनी है, ठीक। 0.20 मोलर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोसाइनिक एसिड, HCN बीक एसिड है, तो के भी दिया है। तो H+ और Cn- बनाएगा ये अपने पास, राइट। इसमें आप देखोगे तो इसके लिए देखो के की वैल्यू दी है, और इनिशियल कंसिडरेशन कितना है अपने पास, 0.20 इनिशियल कंसिडरेशन अपने पास है। तभी कुछ भी नहीं होगा, हम यहाँ पे ले सकते थे कितना, कि 0.2, और 1- अल्फा आप इसको ले सकते हो, तो ये 0.2 अल्फा, ये भी आपका 0.2 अल्फा आपका बन जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हो। अब हमें देखो, आपको सिंपल सा बताया जाए, यहाँ पे हमें निकालना है अल्फा की वैल्यू, तो हम यहाँ पे ले सकते हैं सेम तरीके से कर सकते हैं जो हमने किया था, के इक्वल CN- और SCN। देखो ये हम आपको डिटेल में बता रहे हैं। यदि आपको फॉर्मूला आता है तो आप वहां से सीधा निकाल सकते हो। हमने बीक एसिड के लिए, है ना, बीक एसिड के लिए हमने आपको फॉर्मूला बताया था, अल्फा का क्या आया था अपने पास निकल के, √Ka/C, याद है ना आपको। ये अपने पास फॉर्मूला निकल के आया था फाइनली, अल्फा का अंडर में √Ka/C होता था। तो आप डायरेक्टली इसको रख सकते थे, अल्फा इक्वल आप बोलोगे अंडर में के की वैल्यू कितनी है, देखो 4.9 10⁻⁻10, और यहाँ पे जब सी की वैल्यू रखोगे तो सी कितना है, 0.2। और ये आपको फॉर्मूला नहीं आता है तो डिटेल में फिर आप ऐसे करोगे, देखो के की वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे आप पॉइंट, सॉरी 4.9 10⁻⁻10, और ये कितना हो जाएगा, देखो 0.2 × 0.2, और अल्फा का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और नीचे रहेगा 0.2 1- अल्फा, तो 0.2 से 0.2 कैंसिल, और फिर से आप वो अप्रोक्सीमेशन लगा दोगे कि अल्फा की वैल्यू 1 से कम होगी, तो अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे ले सकते हैं ओनली 1, तो यहाँ पे आ जाएगा देखो सेम जो अपने पास यहाँ है ऑलरेडी, राइट। तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हो, यदि आपको ध्यान है तो कर दो आप। इसको कितना आएगा देखो, ये हो जाएगा 4.9, और यहाँ पे आप बोल सकते हो 10⁻, देखो 20 का ऊपर जाएगा 100 हो जाएगा,
अच्छा, इसको ऐसे ही करने देते हैं अभी एक बार। तो हम 100 ले लेते हैं, 20 हो जाएगा, तो जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये 5 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक काम कर लेते हैं कि जो 4.9 है ना उसको हम 5 ले लेते हैं, 4.9 को हम कितना मान लेते हैं, 5। तो अल्फा इक्वल आप बोल सकते हो इसका रूट में 5 × 10⁻⁻10, और एक 5 तो ये है ही। तो आपका आ जाएगा कितना, अराउंड आप बोलोगे 5 × 10⁻⁵ ठीक। ये आ गया, एक फ्रैक्शन में अभी है, आपको निकालना है परसेंटेज। तो परसेंटेज कैसे निकालोगे, परसेंटेज अल्फा 100 से मल्टीप्लाई कर दो आप, तो आपके पास आ जाएगा 5 × 10⁻³ यदि आप इसी को चाहो तो बोल सकते हो 0.005%। देखो 4 के बाद 9 ही है तो आप उसको 5 बोल सकते हो, आगे ना सेम। तो इस तरीके से आप कर सकते थे, बस यदि आपको फॉर्मूला आता है तो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर दो, फॉर्मूला नहीं आता है तो फिर इस तरीके से भी आप इसको कर सकते हो। सिंपल क्वेश्चन था, अल्फा की वैल्यू निकालनी थी, राइट। समझ आया, तो कहाँ फॉर्मूला लगाना था, वो जो लास्ट क्लास में हमने सीखे थे, ये था वो। अगला देखो आप, ये देखो, ये आपको आ गया डिग्री ऑफ हाइड्रोल सॉरी सॉल्ट हाइड्रोलिसिस से क्वेश्चन आपका है। समझते हैं, इसमें 3 क्वेश्चन है। पहला पूछना है कि द हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस एंड पीएच ऑफ द 0.1 मोलर NH4CN। अब आपको पहले ये पता करना है कि जो ये NH4CN है वो किस टाइप का सॉल्ट है, किससे मिलके बना है। तो देखो इसमें कैसे बना होगा, ये आप कॉमन सेंस से देख सकते हो, यहाँ पे NH4 के साथ OH रहा होगा और ये HCN। अब ये कैसा होता है, तो आपको ये भी पता है, ये वीक बेस है, और ये क्या है, वीक एसिड है। मतलब जो सॉल्ट के बने वो वीक एसिड वीक बेस वाला केस है अपना, है ना, थर्ड वाला। तो यहाँ पे जो आप फॉर्मूला लगाओगे वो वीक एसिड वीक बेस वाले फॉर्मूला लगाओगे। तो पहला फॉर्मूला क्या आएगा अपने पास, आप यहाँ पे सिंपल सा कर सकते हो। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन था कि हमें निकालना है हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट KH, क्या होता है KH, इसमें आपको याद होना चाहिए KW/KA × KB। आपको हमने तरीका बताया था कि ऊपर तो KW रहेगा, नीचे जो भी कांस्टेंट है ना, जो भी वीक पार्ट है उसका कांस्टेंट ले लो। वीक एसिड था तो वीक एसिड, वीक बेस होता था तो वीक बेस। यहाँ पे दोनों ही वीक है तो दोनों का लेते थे, राइट। देखो क्वेश्चन में के और केवी की वैल्यू आपको देगा कि ये सिंपल पुट करनी है, आंसर आ जाएगा। देखो KW × 10⁻⁻14 होता है, और ये हो जाएगा आपका 4 × 10⁻⁻10 इंटू 1.8 × 10⁻⁻5। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर हो जाएगा सिंपल सा। देखो तो 15 हो जाएगा, नीचे ऊपर जाएगा तो बचेगा ओनली 10, नीचे हो जाएगा 4 × 1.8 को हम 2 ले लेते हैं, तो 2 से 5 टाइम्स हो जाएगा। आप यहाँ पे सिंपल करोगे तो 1.25 आ जाएगा, राइट। सिंपल, तो के एच की वैल्यू आ गई यहाँ पे 1.25, ऐसे आप कर सकते थे, राइट। हमने क्या अप्रोक्सीमेशन ले लिया यहाँ पे, और सॉरी यहाँ पे क्या राउंड अप कैसे किया, 1.8 को 2 बस ले लिया, और कुछ भी नहीं है, बाकी सिंपल था। सेकंड देखो पूछा है द डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, अल्फा की वैल्यू क्या होती थी, तो आपको आनी चाहिए, इसमें पता होना चाहिए आपको, सिंपल सा, ठीक। हमने अप्रोक्सीमेट जो यहाँ पे राउंड अप करके एक आंसर निकाला है, मतलब थोड़ा सा ज्यादा आएगा, है ना, थोड़ा सा कम होगा क्योंकि अपॉन में हमने 2 लिया था, राइट। तो एक्चुअल आंसर है, तो ऑब्जेक्टिव जब आएगा ना तो वहां पे आप एक इससे एक आइडिया लगा सकते हो कि कौन सा आसपास है, राइट। अब जो दूसरा आपसे पूछा है डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, तो इसमें एच क्या होता था, आपको पता होना चाहिए, स्क्वायर रूट ऑफ KH। तो KH की वैल्यू कितनी आई अपने पास, 1.25, रख दो आप यहाँ पे, आ जाएगा H, ठीक। फिर पूछा था उन्होंने पीएच, तो पीएच कैसे निकालते थे, तो आपको पीएच का फॉर्मूला भी पता होना चाहिए। पीएच होता था आपका 7 + ½ PK - PKB, राइट। अब आपको पीके और पीकेबी निकालना है, के कितना दिया है, देखो 4 × 10⁻⁻10, और ये है 1.8 × 10⁻⁻5, ठीक। यहाँ पे वैल्यू रखते हैं पहले, तो हम के कितना दिया है, इतना, और के भी कितना दिया है। देखो आपको सिखाते हैं कि कैसे वैल्यू निकालनी है, ठीक है। आपको एंटी लॉग लेना, हम नेक्स्ट वीडियो में आपको एक दिखा देंगे, एक वीडियो में एंटी लॉग कैसे निकालते हैं वो भी सिखा देंगे आपको डायरेक्टली, राइट, ताकि एग्जाम में यदि नहीं दिया है वैल्यू तो आपको मिल जाए। देखो तो इसका पीके कैसे निकालोगे आप बोलोगे -log of के, ठीक। तो -log के कितना है, 4 × 10⁻⁻10। इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो -log 4 को लिख दो 2 की पावर 2, और ये हो जाएगा -log 10⁻⁻10, ठीक। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, आप देखोगे तो ये आ जाएगा 10 - 2 log 2, तो हो जाएगा 10 - log 2 की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, 0.3 होती है, ठीक है, 0.30।
तो ये आ जाएगा आपको 0.60, तो आ जाएगा 10 - 0.60, जो कि निकल के आएगा कितना देखो, 10 - 6 तो 4, और 1 - तो 9.4 आ जाएगा इसका। ठीक, सिमिलरली आप पीके भी निकाल सकते हो, तो पीके भी कितना हो जाएगा, हम इसको लिखो 1.8 को 2 लेके चलते हैं जो हमने पहले लिया था, ताकि आपकी वैल्यू सिंपल से आ जाए। तो यहाँ पे हो जाएगा -log 2 प्लस में log 5, यहाँ पे आ जाएगा ये पूरा निकल के। ठीक है, डायरेक्ट रख देते हैं, राइट। यदि आप लोगे -log 10⁻⁻5, तो ये निकल के आएगा कितना 5, और log 2 की वैल्यू आपको पता ही है 0.30, तो कितना आ जाएगा, ये आपका निकल के आ जाता कितना 4.7। ठीक है, आ गई वैल्यू, बस अब आपको सब्स्टिट्यूट करना है, आंसर आ जाएगा आपका। तो पी एच इक्वल आपका यहाँ पे हो जाएगा 7 + ½ देखो लॉग में ना आपको log 10 तक की वैल्यू याद होनी चाहिए, 1 से लेके log 10 तक की वैल्यू आप याद कर लो। फिर आपको हम सिखाएंगे कि एंटी लॉग कैसे निकालते हैं, नेक्स्ट सेशन में आपको वो एक वीडियो हम दे देंगे, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, अराउंड 10 to 15 मिनट की वीडियो होगी, है ना। देखो अब पीके कितना अपने पास है 9.4, और पीके भी कितना है अपने पास 4.7, कर दो इसको आप सॉल्व, हो गया आंसर आपका, है ना। तो देखो ये आएगा 14 - 7 तो 7, एंड 5 करोगे माइनस तो 4, तो 4.7 ही आ जाएगा, राइट। अब यहाँ पे आप देखोगे तो 7 प्लस ये 2.35 हो जाएगा। ठीक, तो आप देखोगे तो आ जाएगा 9.35 इसका पीएच, हो गया आंसर, समझ आया ना। तो इस तरीके से आप देखो, ये आपने यहाँ पे याद रखना कि हमने क्या लिया था, यहाँ पे अप्रोक्स वैल्यू ली थी 1.8 को हमने 2 मान के चले हैं, है ना। तो थोड़ा सा आंसर में डिफरेंस आता है, लेकिन एग्जाम में जब आपके पास ऑप्शंस होंगे ना, तो उसके आधार पे आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो कि आंसर कौन सा होगा, राइट। तो ऐसे आपको ये क्वेश्चंस करने हैं एग्जाम में आते हैं, तो सिंपल है। तो समझ आया ना कि वो फॉर्मूले कितने इंपॉर्टेंट हैं, ऐसे क्वेश्चंस यदि आ जाएंगे पेपर में तो फॉर्मूले आपको कैसे याद रखने थे वो हमने ऑलरेडी सिखाया है लास्ट वीडियो में। यदि आपने वो नहीं देखी है तो जाके एक बार आप देख सकते हो, एक डेरिवेशन भी किया था हमने, और साथ में बाकी का हमने आपको एक नॉर्मल ट्रिक सिखाई थी कि कैसे वो वैल्यू हम याद रख सकते हैं, वो फॉर्मूलेस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो देखो ये रहा पीएच से रिलेटेड, ये भी सिंपल सा है, समझते हैं। इसमें एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चंस हैं, क्या कहते हैं वो, कैलकुलेट द पीएच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशंस ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग। तो पहला बोलते हैं कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ 2 सॉल्यूशन विथ pH 4 एंड pH 10। समझना आप यहाँ पे, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, तो आपको अच्छे ध्यान से समझना है। देखो अपने पास यहाँ पे सॉल्यूशन 2 है, एक तो सॉल्यूशन हम यहाँ पे लेते हैं 1 वाला, और यहाँ पे दूसरा बना लेते हैं सॉल्यूशन सेकंड वाला। ठीक, पहले वाले का पीएच उन्होंने दे रखा है कितना 4, और दूसरे वाले का पीएच दे रखा है 10। तो इस पीएच की बेसिस पे आप एक कंक्लूजन निकाल सकते हो कि जो दूसरा सॉल्यूशन है वो बेस है, और जो पहला सॉल्यूशन है वो एसिड है। अब जब आप इन दोनों सॉल्यूशन को मिलाओगे तो उससे होगा क्या, उससे दोनों सॉल्यूशन में क्या होगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस होगी, क्योंकि ये एक एसिड है दूसरा बेस है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखो इसमें तो हम H+ निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा H+, 10⁻⁻4। इसमें H+ का कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा, 10⁻⁻10, क्योंकि 10 है। तो OH का कितना आ जाएगा कंसंट्रेशन, यहाँ पे देखो 10⁻⁻4। कैसे किया, सिंपल था, देखो अगेन थोड़ा सा डायरेक्ट हमने कर दिया, आप समझ सकते हो ऐसे किया हमने, क्योंकि इसका होता है 10⁻⁻14, तो H+ पता था हमें, OH यहाँ से निकाल दिया, है ना। तो इस वाले फॉर्मूले से हमने OH के निकाल दिया। अब आप देखोगे जब हम इन दोनों सॉल्यूशंस को मिलाएंगे, उन्होंने क्या कहा, इक्वल वॉल्यूम भी मिलाना है, इक्वल वॉल्यूम। तो दोनों के देखो, यदि दोनों सॉल्यूशन में देखोगे तो पहले सॉल्यूशन में कितना H+ है, 10⁻⁻4 मोल्स, और OH- कितना है दूसरे के पास, सेम। तो H+ और OH- का कंसंट्रेशन यहाँ पे सेम है दोनों सॉल्यूशंस में। ठीक, इसका मतलब क्या होगा, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन, राइट। क्या हो जाएगा, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन। ठीक, मतलब यहाँ पे पीएच कितना होगा, न्यूट्रलाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा तो पीएच 7, तो देखो इसका पहले का आंसर 7 हो गया। क्योंकि पहले सॉल्यूशन ऐसे देखा है, दूसरा बेसिक है, कैसे पता चला, पीएच वैल्यू देख के। तो आपको पता है कि एसिड का पीएच क्या होता है, कम होता है, बेस का ज्यादा होता है 7 से, तो 7 से ज्यादा वाले को बेस बोला हमने, और कम वाले को एसिड। दोनों में हमने H+ और OH- के मोल्स देख लिए, एसिड के पास थे H+ कितना 10⁻⁻4, और बेस के पास भी सेम मोल्स थे। H+ OH के मोल्स सेम है, मतलब न्यूट्रलाइजेशन पूरा हो जाएगा यदि हमने सेम वॉल्यूम लिया है दोनों का। तो पीएच कितना आएगा, 7 आएगा, क्योंकि सॉल्यूशन न्यूट्रल होगा, है ना। तो आपको समझ आया होगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसका।
दूसरा वाला कहते हैं वो कि 400 ml ऑफ सॉल्यूशन विथ pH 3 एंड 100 ml ऑफ सॉल्यूशन विथ pH 4। ठीक है, करते हैं देखो। तो दूसरे वाले में उन्होंने दिया है 400 ml, pH कितना है इसका, आई थिंक 3 दिया है। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, राइट। हाँ, 400 ml pH 3, और दूसरा दिया है 100 ml pH 4। 100 ml pH 4। इन दोनों सॉल्यूशंस को हमने मिलाया। अब देखो आप, पीएच वैल्यू देख के हमें क्या आइडिया लगेगा कि ये भी एसिड है और ये भी एसिड है। तो अब हमें यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी हमें, क्योंकि यहाँ पे दोनों को मिक्स किया है, तो H+ का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगा ओनली, राइट, मिक्सचर में। तो यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन तो नहीं होना है क्योंकि दोनों एसिड है। अब हम H+ का कंसंट्रेशन निकाल दें। देखो, जिसको लास्ट वाला सवाल नहीं समझ आया ना, ऐसे किया था हमने वो, -log H+ होता है, पीएच दिया है जैसे 3 अपने पास, और लॉग का बेस कितना होता है 10, आप सबको पता होगा, ठीक है। तो जैसे ही आप H+ निकालोगे, माइनस साइन इधर आएगा तो -3 हो जाएगा, और जो बेस होता है उसकी पावर में आ जाता है ये संख्या, तो -3 ऐसे। तो यहाँ पे H+ का कंसंट्रेशन कितना है, 10⁻⁻3। और यहाँ पे H+ का कंसंट्रेशन कितना है, 10⁻⁻4। ये तो कंसंट्रेशन है। हमें क्या निकालने हैं, मोल्स। तो मोल्स कैसे निकालोगे, देखो कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर। इसकी यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर। तो पर लीटर है तो मतलब हमें यहाँ पे वॉल्यूम से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। ठीक। अब वॉल्यूम यहाँ पे जो दिया है वो किस में है, एमएल में है, ए भी एमएल में है। तो क्या करेंगे हम, एमएल को लीटर में कन्वर्ट करके मल्टीप्लाई कर दो आप। तो देखो, यहाँ पे पहले वाले सॉल्यूशन में H+ के मोल्स कितने आएंगे, तो कंसंट्रेशन इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम में 400 ml, लीटर में बदलोगे तो 1000 से डिवाइड कर दोगे। सिमिलरली दूसरे वाले सॉल्यूशन में H+ के मोल्स आप जब निकालोगे, तो 10⁻⁻4 इंटू वॉल्यूम कितना है इसका, 100, और डिवाइड में 1000 से डिवाइड, क्योंकि लीटर में बदल दिया हमने, है ना। तो मोल पर लीटर इंटू लीटर, लीटर से लीटर कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, मोल। तो ऐसे भी आप समझ सकते हो, तो दोनों जीरो से जीरो कैंसिल इट आउट। आपका इसमें आ गया 4 × 10⁻⁻4, और इसमें आपका आ गया 10⁻⁻5। समझ आई इतने यहाँ तक की बात आपको। अब हमें क्या करना है, अपना काम और भी सिंपल हो जाएगा, हमें निकालना है टोटल H+ के मोल्स। तो टोटल H+ कितना हो जाएगा, टोटल मोल्स। तो पहले वाले सॉल्यूशन में इतने हैं प्लस दूसरे वाले में इतने हैं। बात समझ आई ना आपको। तो देखो 10⁻⁻4 कॉमन है, हम इसको कॉमन ले लेते हैं, तो बचेगा 4 + 0.1, आएगा कितना, 4.1 इंटू 10⁻⁻4। ये H+ के मोल्स आ गए। हमें क्या चाहिए अभी, कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन कैसे निकालोगे आप फिर से इसका, देखो सारा क्वेश्चन ना सिंपल ही है। पहले हमने क्या किया, दोनों में H+ के मोल्स निकाल दिए, ठीक। फिर उनका टोटल मोल्स निकाल दिया। टोटल मोल्स मिलने के बाद हमें क्या चाहिए, कंसंट्रेशन, क्योंकि पीएच क्या होता है, -log कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे अभी, कंसंट्रेशन निकालने के लिए H+ का, इसको 4.1 इंटू 10⁻⁻4 को वॉल्यूम से डिवाइड करोगे। टोटल वॉल्यूम कितना है देखो, 400 ml पहले वाले का, 100 ml दूसरे वाले का, तो टोटल कितना हो गया, 500 ml। लीटर में बदलने के लिए 1000 से यहाँ पे डिवाइड कर दोगे तो ऊपर आ जाएगा ये। तो 500 से ये आपका 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 8.2 10⁻⁻4। यहाँ तक तो क्लियर। अब आप पीएच कैसे निकालोगे, तो वो भी सिंपल सा काम बचा है अभी आपका। बोलोगे पीएच इक्वल -log H+ का कंसंट्रेशन रख दो। अब 8.2 को ना, हम 8.2 को आप ऐसे ले लो कि ओनली 8 ही ले लेते हैं, ठीक है। ये हम अप्रोक्सीमेशन राउंड अप करके ले सकते हैं, ठीक है। अब देखो आप इसको कैसे करोगे, यहाँ पे बताते हैं हम। तो पीएच हो जाएगा अपना कितना, -log, यहाँ पे 8 को लिख सकते हैं 2⁻3, ठीक। और माइनस यहाँ पे log 10 की पावर में था -4, ठीक है ना। कर दो आप इसको कैलकुलेट, तो ये आ जाएगा -3 इंटू log 2, log 2 की वैल्यू होती है 0.3, ये आ जाएगा अपना प्लस का 4, ठीक है। तो 4 माइनस में पॉइंट का हो जाएगा, 3 3 9, है ना। तो आपके पास बचेगा कितना, ये अराउंड आप बोलोगे 3.1। तो इतना पीएच आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे आंसर में दिया है 3.08, मतलब अपना लगभग में ही है 3.1।
राउंड अप करोगे तो आप 3.1 ही बोलोगे, राइट। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आंसर हमने मेंशन क्यों किया, बस आपको ये दिखाने के लिए कि यदि वो ऑप्शन में देते तो इसका आंसर देते वो 3.08, और अपना आंसर कितना आ गया राउंड अप करने के बाद भी 3.1, अप्रोक्सीमेट है, आप आंसर मार्क कर सकते थे ऑप्शंस में। बात समझ आई ना। तो कैसे पीएच कैलकुलेट किया हमने, पहले दोनों सॉल्यूशंस को आपको देख लेना है कि कितना, दोनों ऐसे देखें कि बेस एक एसिड है। यदि एक एसिड एक बेस होगा तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ध्यान रखनी है, वरना आपको दोनों का टोटल H प्लस का मोल्स निकाल के कंसंट्रेशन निकाल के बस रख देना है ना। तो स्टेप बाय जब आप करोगे ना तो आपको बिल्कुल से क्लियर हो जाएगा इस टाइप का क्वेश्चन। देखो एक और क्वेश्चन इसमें है, 200 ml ऑफ 0.1 मोलर NaOH और 300 ml ऑफ 0.2 मोलर KOH। सिंपल है, देखो 200 ml 0.1 मोलर, 300 ml 0.2 मोलर। तो ये दिया है तीसरा वाला, 200 ml 0.1 मोलर NaOH, और इसको हमने ऐड मिक्स किया है इसमें आई थिंक 300 ml ऑफ 0.2 मोलर KOH। चेक कर लेते हैं एक बार फिर से। बिल्कुल राइट है। अब इसको इसको आपको करना है ना, इसको आप कर लोगे, इसको हम आप बेसिक आइडिया आपको दे देते हैं कि कैसे करना है। देखो फिर से वही चीज़ है, ये बेस है तो इसमें आपको हाइड्रोक्साइड आयन मिलेगा। तो पहले वाले में कितना मिलेगा, देखो 0.1 है इंटू 200, लीटर में बदल के कर दोगे 1000 से मल्टी डिवाइड तो 2, ये आ जाएगा 2 × 10⁻⁻²। के ये किसका है, आपका NaOH वाले का है, ठीक। सिमिलरली आप KOH वाले में निकालोगे तो कितने मोल्स आ जाएंगे, ये क्या आ गए यहाँ पे मोल्स आ गए, हाँ OH के। सिमिलरली यहाँ पे हम KOH में निकालेंगे मोल्स तो क्या आएंगे, देखो 0.2 मोलर है, इंटू वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करो लीटर में बदल के तो 1000 से डिवाइड, तो जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा 3×2 = 6 इंटू 10⁻²। ठीक है। टोटल कितना आ गया, टोटल मोल्स, तो दोनों को ऐड कर दो, तो 2 + 6 × 10⁻² तो कॉमन था, तो ये आ गया 8 × 10⁻² मोल्स। ये क्या आ गए आपके मोल्स हैं, है ना, कंसंट्रेशन नहीं है, तो ऐसे डायरेक्ट कर दिया हमने, राइट। अब आप देखो, आपको यहाँ पे मोल्स निकालने होंगे टोटल, अच्छा मोल्स तो आ गए, कंसंट्रेशन निकालना होगा। तो क्या करोगे आप इसको वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, टोटल वॉल्यूम कितना है देखो, 200 एंड 300 टोटल हो गया 500, ml से लीटर में बदलोगे तो 1000 से मल्टीप्लाई तो आ जाएगा 2, कितने टाइम्स जाएगा 2 टाइम्स, तो 16 × 10⁻² आपका ये हो जाएगा। आप चाहो तो आप इसको ऐसे ही रहने दो, है ना, क्योंकि हमें इसका लॉग ही लेना है अभी। अब इसमें देखो आप पहले निकाल सकते हो POH, कैसे निकालोगे, -log ऑफ OH, तो 16 × 10⁻²। थोड़ा सा डायरेक्ट कर दें हम इसको, है ना, आप करना है इसको, देखो हम लिख सकते हैं -log 2⁻4, और ये हो जाएगा प्लस का 2 निकल के आएगा, तो हाँ, तो यहाँ पे आ जाएगा 4, -4 इंटू 2 का तो 0.3 होता है log 2 की वैल्यू, और 2, तो आपका ये आ गया 2 - 1.2, तो ये आएगा, ये कितना 10 - 2 तो आ गया 8, तो 0.8 आ गया अपने पास। ठीक, ये क्या आ गया POH कैसे निकालोगे आप इसमें से, तो वो भी आपको आता है, कैसे हमने आपको बताया था लास्ट क्लासेस में कि PS + POH इक्वल होता है 14 के, तो पीएच कितना आ जाएगा 14 - POH जो कि है 0.8, तो आपका आएगा कितना 13.2 समथिंग, ये आ जाएगा सेकंड वाले थर्ड वाले का। तो देखो इसका आंसर कितना दिया है, इसका तो बिल्कुल एग्जैक्ट भी आ गया, देखो 13.2, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन लेंदी नहीं थी, बिल्कुल सिंपल थी, राइट। तो आपको समझ आया ना कि लॉग की वैल्यू कैसे आप निकालोगे, कैसे इस टाइप के क्वेश्चंस का आंसर आप करोगे, राइट। आई होप आप सबको क्लियर होगा यहाँ तक, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपसे बनने चाहिए, राइट। अच्छा यहाँ पे कुछ और क्वेश्चंस हैं, आपको हम एक दो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट वाले क्वेश्चंस करा देते हैं, एंड जो बाकी के क्वेश्चंस हैं ना वो आप लोग एक बार करके देखोगे, हाँ खुद से ट्राई करना। जैसे ये रहा एक और पी बफर का है, इसको देख लेते हैं ना, आपको बताते हैं, सॉल्यूशन आप कर लेना, क्योंकि नहीं तो वीडियो ये लेंदी हो जाएगी थोड़ी सी। तो आपको हम क्वेश्चंस दिखा देंगे, ट्राई आप लोग करना, और नहीं बनेगा तो आप हमें बताना, हम लोग डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में। ये कहते हैं कैलकुलेट द पीएच ऑफ अ बफर सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.2 मोल ऑफ अमोनियम क्लोराइड। अब देखो NH4Cl है और NH4OH है, आप देख के समझ जाओगे कि ये किस टाइप का बफर बनेगा, बेसिक बफर।
किस टाइप का बफर बनेगा ये आपका? बेसिक। कैसे पता चला हमें? देखो, एक ऐसा था वीक बेस था, और ये उसका सॉल्ट है स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ, राइट? तो इस टाइप से कौन सा बफर बनता था? बेसिक बफर। तो इसमें आप फॉर्मूला क्या लगाओगे? पहले पहले आपका फॉर्मूला लगेगा पीओएच वाला, ए वाला। क्या होता था ये? पीकेवी प्लस लॉग सॉल्ट, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन बेस। ठीक। और जैसे ही आपको पीओएच मिल जाएगा तो आप वहां से पीएच निकाल दोगे। अच्छा, यहाँ पे केवी की वैल्यू दी है, पीकेवी नहीं दिया है, तो आप पीकेवी निकाल सकते हो। कैसे? देखो, आपको हम बता देते हैं जल्दी से निकाल के। यहाँ पे पीकेवी हो जाएगा कितना? आप इसको बोलोगे माइनस लॉग 1.85 को 2 ले लो आप। ठीक। तो ये आएगा आपका कितना? लॉग 2 की वैल्यू होती है 0.3, और ये हो जाएगा 5, तो 5 में से 3 जाएगा तो आपका आ जाएगा 4.7, राइट? तो आप पहले यहाँ पे करोगे पीओएच कैलकुलेट इस तरीके से। 4 पीकेवी आप ले लोगे 4.7 प्लस लॉग, देखो सॉल्ट का कंसंट्रेशन कितना दिया है? 0.2 मोल, और बेस का कितना दिया है? 0.1 मोल, राइट? सिंपल हो गया। देखो, ये तो आपका काम 4.7, और ये लॉग 2 होगा तो 0.3, तो आ जाएगा 5। पीओएच आ गया 5, तो पीएच कितना हो जाएगा? ये तो हम ही ने कर दिया, ये तो सिंपल था आपके पास। तो पीएच आपका ये आ जाएगा कितना? देखो, 14 माइनस पीओएच दैट मीन्स 5, तो आ जाएगा अपने पास कितना निकल के आ जाएगा? 9। देखो, पीएच भी आपका क्या आया? बेसिक ही आया। 7 से ज़्यादा आएगा क्योंकि बेसिक बफर है ये। तो ऐसे आपको फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे, आपको वैल्यू पुट करनी है और आंसर कैलकुलेट कर लेना है, राइट? अच्छा, इस वाले क्वेश्चन को हम बाद में आपको डिस्कस कर देंगे, आप लोग ट्राई करना। वैसे करना क्या है, देखो, कहते हैं कि फर्स्ट आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ H2S इज 9.1 10⁻⁻8। ठीक है। तो पहला आयोनाइजेशन कांस्टेंट का मतलब क्या है कि जो H2S है ना, इसने एक H प्लस निकाला है, मतलब Ka1, क्योंकि ये पॉलीपोटिक एसिड का केस है। जिसने एक H प्लस निकाला बनेगा HS-। ठीक। उसके लिए उन्होंने Ka1 की वैल्यू दे रखी है आपको। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ HS-, हमें इसका कंसंट्रेशन निकालना है। कर सकते हो आप सिंपल सा। कैसे? देखो, Ka1 इसका क्या हो जाएगा? आप बोलोगे H+, HS-, और यहाँ पे H2S। तो H2S आपको दिए रखा है, कितना कंसंट्रेशन है? देखो, 0.1 मोलर का। तो Ka1 हो जाएगा 9.1 10⁻⁻8। और यहाँ पे H+ और HS, देखो दोनों बराबर बनेंगे आपके, क्योंकि इक्वल मोल्स बनते हैं। तो हम यहाँ पे HS- को स्क्वायर कर सकते हैं, क्योंकि HS- का निकालना है तो उसका स्क्वायर ले लिया, और कंसंट्रेशन कितना है? 0.1। तो आप यहाँ से निकाल सकते हो कि HS- कितना हो जाएगा? ये 9.1 इंटू 10⁻⁻9 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर रूट आपको लेना होगा, तो आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, उन्होंने कहा हाउ विल दिस कंसिडरेशन बी अफेक्टेड इफ सॉल्यूशन इज 0.1 HCl ऑल्सो। मतलब इस सॉल्यूशन में यदि हमने 0.1 HCl को ऐड कर दिया तो HS- का कंसिडरेशन कैसे अफेक्ट करेगा? तो देखो, आप वो भी समझ लो। फिर से सेम ही है। यदि हम इसमें क्या ऐड कर देंगे? HCl, तो 0.1 मोलर HCl ऐड किया, HCl कंप्लीटली डिसोसिएट होगा, तो इससे जो H+ बनेगा अपने पास वो 0.1 रहेगा। मतलब ये तो 0.1 था ही, ये 0.1 आ गया, और कुछ H2S से मिलेगा, मतलब X हमने ले लिया, AX। ठीक। यहाँ पे 0.1 ऐड क्यों किया हमने? क्योंकि वो HCl से निकल के आ गया। ठीक। अब देखो, पहले से इसके पास H+ था, HCl ने भी H+ दिया, कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से इसका डिसोसिएशन कम हो जाएगा। मतलब जो H2S पहले से ब्रेक हो रहा था वो अब और कम डिसोसिएट होगा। तो X की वैल्यू नेग्लिजिबल आएगी, तो इसको हम अराउंड 0.1 ही ले लेते हैं। ठीक। बस आप इसकी वैल्यू रख दोगे Ka1 में, सेम तरीके से। तो Ka1 कितना था इसमें? 9.1 10⁻⁻8। H+ का 0.1, और HS- निकालना है हमें, और इसका भी 0.1। तो इसमें तो देखो सेम ही आ गया, इसमें मतलब कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा आपका। ठीक। तो इस तरीके से आपको ये कैलकुलेट करना है, राइट? इसमें आपको मिल गया इतना कंसंट्रेशन, इसमें इतना। इसमें एक और क्वेश्चन है, उसको आप लोग ट्राई करना। वो कहते हैं कि सेकंड डिसोसिएशन कांस्टेंट उन्होंने दिया है, सेकंड वाला भी, और H2- का पूछा है। तो इस केस में आप क्या करना? पहले पहले फाइनल वाली रिएक्शन के लिए निकाल लेना Ka1। कैसे? देखो, एक बार बता देते हैं आपको। देखो, H2S था, इसका Ka1 अपने पास है, क्वेश्चन में दिया है अपने पास, ये था। फिर दूसरा उन्होंने बोला कि सेकंड डिसोसिएशन कांस्टेंट, मतलब HS- से, तो ये Ka2 हो जाएगा। तो ये भी H+ देगा और बनाएगा H2-। हम क्या करेंगे? पहले फाइनल रिएक्शन निकाल लेंगे दोनों को ऐड करके। तो अपने पास आएगा Ka,
और आपके पास हो जाएगा 2H+ और S2-, इस तरीके से हो जाएगा आपका, राइट। अब देखो, तो इसके लिए जो के आएगा आपको हमने बताया था लास्ट क्लास में जब पॉलीप्रोटिक एसिड का केस पढ़ रहे थे, कि जो इसके लिए K1 K2 है उनके प्रोडक्ट के इक्वल हो जाएगा। तो पहले आपको क्या करना है, इस के की वैल्यू निकाल लेनी है K1 K2 की वैल्यू से। देखो K1 आपके लिए ए दिया है 9.1 10⁻⁻8, और K2 आपके लिए ए दिया है 1.2 10⁻13। तो यहाँ से मिल जाएगा आपको फाइनल वाला ये। और फिर आप क्या करोगे यहाँ पे, देखो H2S का कंसिडरेशन आपको पता ही है कि 0.1, H+ आ गया 0.1, क्योंकि ये कहाँ से आया, HCl से निकल के आ गया। और यहाँ पे इसकी हमें निकाल ली है, तो आप निकाल दोगे सेम तरीके से जैसे अभी तक हमने की इस वाले में, राइट। तो ट्राई करना सेकंड वाला क्वेश्चन यहाँ पे करने का, सेकंड पार्ट को सॉल्व। यदि नहीं होता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में हमें बता देना, हम फिर से आपको ये सॉल्व करा देंगे सेकंड वाला पोर्शन, राइट। लेकिन आपको ट्राई करना है, सेम है। आई होप आपको क्लियर रहा होगा कि कैसे करना है। तो पहले हम के निकाल लेंगे, फिर के का जब आप यहाँ पे फॉर्मूला लगाओगे, एक्सप्रेशन लिखोगे, तो H+ का यहाँ पे देखो स्क्वायर हो जाएगा H2-, और नीचे हो जाएगा H2S, ठीक है। और H2S का कंसंट्रेशन पता है, H+ भी पता है, H2- का निकालना है, और K हमें यहाँ से मिल गया, आ जाएगा आंसर, राइट। तो आई होप आपको क्लियर होगा। इसको देखो, ये सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से एक क्वेश्चन था। अब देखो, कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी ऑफ PbCl2 इफ इट्स सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इज दिस मच। देखो, PbCl2 है, तो इसको आप पहले तो डिसोसिएट कर दो, तो बनाएगा Pb2+ और 2Cl-। इसकी हम ले लेंगे S मोल पर लीटर सॉल्युबिलिटी, तो इसकी कितनी हो जाएगी 2S स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट की वजह से, राइट। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की वैल्यू उन्होंने दे रखी है, मतलब KSP हमें क्वेश्चन में दिया है, कितना दिया है KSP की वैल्यू, 1 × 10⁻⁶। सिंपल है, देखो KSP यदि आप लिखोगे तो कितना आएगा, कंसंट्रेशन का मल्टीप्लाई कर दो, तो आ जाएगा क्या यहाँ पे, S² × 2S², तो आ जाएगा 4S, सॉरी, Pb2+ पे स्क्वायर नहीं आएगा क्योंकि वहाँ पे स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है, हाँ। तो यहाँ पे इसको भी आपको नहीं लेना है, तो यहाँ पे आएगा आपका निकल के कितना, 4S⁻³ बस। और वैल्यू आपको दी है, तो 4S⁻³ इक्वल दिया है 1 × 10⁻⁻6, तो S⁻³ इक्वल हो जाएगा कितना, 10⁻⁻6/4। तो इसका क्यूब रूट निकाल लेना आप, ठीक। आंसर आ जाएगा, है ना। इस तरीके से इसको करना था आपको, ठीक। इसको देखो आप, ये भी एक क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या बोला है कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ Ag2CrO4 एंड AgBr आर दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ मोलरिटी ऑफ देयर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस। ओह, ये भी सिंपल है, देखो पहला दिया है Ag2CrO4, तो पहले तो इसको आप ब्रेक कर दो आयंस में, तो बनाएगा 2Ag+ CrO4 2-। सेम है, इसका 2S ले लोगे आप, इसका S, तो KSP आ जाएगा कितना, देखो 2S का स्क्वायर हो जाएगा और इंटू S हो जाएगा, तो आएगा 4S3। और इसके लिए KSP कितना दिया है, देखो 1.1 10⁻⁻12 और 4S3, ठीक। तो यहाँ से S की वैल्यू आप निकाल दोगे, ठीक है। सिमिलरली आप AgBr के लिए निकाल दो। तो यहाँ पे कैसे करोगे आप, सेम तरीके से देखो, इसके लिए KSP क्या हो जाएगा, S × S। KSP दिया है आपको 5 × 10⁻⁻13, तो ये S² हो जाएगा, तो यहाँ से S आ जाएगा AgBr के लिए, कितना हो जाएगा, 5 × 10⁻⁻13 का स्क्वायर रूट। और यहाँ से आपका ये जो S निकल के आएगा वो कितना हो जाएगा, देखो 1.1 10⁻⁻12/4, और ये हो जाएगा आपका 1/3। ये जो S निकल के आएगा वो किसके लिए निकल के आएगा, ये आपका जो S निकल के आएगा वो हो जाएगा Ag2CrO4 के लिए। बस आपको क्या करना है, इन दोनों का रेशियो निकालना है। क्या निकालना है आपको, S Ag2CrO4 वाला और S AgBr का, इसका आप रेशियो निकाल दोगे, राइट। तो जितना भी आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप ये कर सकते हो, मैथमेटिकल पार्ट आप लोग करके एक बार देख लेना। आई होप सो कि आपको यहाँ तक क्लियर है, राइट। एक और क्वेश्चंस आपके पास हैं, देखो काफ़ी सारे क्वेश्चंस हम लेके आए थे, लेकिन वीडियो फिर ज़्यादा लेंदी हो जाएगी, इसलिए आई थिंक यहाँ तक काफ़ी रहेगा, है ना, क्योंकि मोर देन 1 आवर हो गया है। देखो समझते हैं, फिर भी आपको एक आइडिया देके चलते हैं इस वाले का भी कि कैसे करना है आपको। देखो कहते हैं, व्हाट इज द मिनिमम वॉल्यूम ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू डिजॉल्व 1 ग्राम ऑफ कैल्शियम सल्फेट
अच्छा, KSP दिया है। देखो, कैल्शियम सल्फेट को हमें डिजोल्व करना है कितना, 1 ग्राम को, KSP दिया है। तो पहले हम इसकी सॉल्युबिलिटी निकाल दें। ब्रेक करोगे तो कुछ ऐसे बनाएगा। तो इसकी सॉल्युबिलिटी आप एस मोल पर लीटर ले लोगे, इसकी भी एस मोल पर लीटर हम मान लेते हैं, ठीक है। तो KSP हो जाएगा कितना, S इंटू एस। तो एस इसका इक्वल हो जाएगा, KSP की वैल्यू देखो 9.1 10⁻⁻⁻⁶ दे रखी है, ठीक है। ठीक है, कर सकते हैं। देखो इसको आप एस इक्वल आप बोलोगे, स्क्वायर रूट में आएगा 9.1 10⁻⁻⁶, सॉरी। तो इसको हम 9 ही ले लें अकेला, 9.1 को 9 ही मान सकते हो आप। तो इसको हमने ओनली 9 ले लिया, 9 × 10⁻⁻⁶। तो देखो इसका स्क्वायर रूट में कितना है, देखो 3 का स्क्वायर रूट होता है 9, तो आप इसको 3 ले लोगे। 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है ना। तो ये आ गया इसकी सॉल्युबिलिटी। अब आप देखो ये जो इसकी यूनिट क्या है, मोल पर लीटर। अच्छा, आपको पूछा है कि ग्राम में, तो पहले हम इसको ग्राम में बदल दें। कैसे बदलोगे मोल पर लीटर को ग्राम में, आप देखो सिंपल सा है। अच्छा, ग्राम पर लीटर में हमें कन्वर्ट करना है। तो मोल को ग्राम में बदलने के लिए क्या करते हैं, मोलर मास से मल्टीप्लाई। तो कैल्शियम सल्फेट का हम मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे, तो कितना मोलर मास आएगा इसका। कैल्शियम का होता है कितना, 40, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का होता है 16, फोर का 64। तो 4 to 6 हो जाएगा, सॉरी, है ना, 4 और 2 6। देखो मैथमेटिकल पार्ट है, बाकी तो 6 4 10 एंड 136। तो सॉल्युबिलिटी कितनी आ जाएगी आपकी, 3 × 10⁻³ और डिवाइड का, अच्छा अब मोल को हमें क्या बदलना है, ग्राम पर लीटर में बदलना है। तो मोल को ग्राम में कैसे बदलते हो, मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई करके, तो ये आ जाएगा 136 ग्राम पर लीटर। राइट, तो ये आ गया आपका ग्राम, क्योंकि ग्राम पर मोल यूनिट होती है, तो मोल से मोल कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ग्राम ओनली, राइट। तो ये आ गई ग्राम पर लीटर। मतलब क्या है इसका, इसका मतलब ये हो गया कि इतने ग्राम, ये सॉल्युबिलिटी है, ठीक है। इतनी सॉल्युबिलिटी कितने ग्राम की, ये सॉल्युबिलिटी है आपकी 136 ग्राम की, है ना। ये जो सॉल्युबिलिटी निकल के आई आपकी ग्राम पर लीटर में, वो कितने ग्राम कैल्शियम सल्फेट की है, वो 136 ग्राम कैल्शियम सल्फेट की है। क्वेश्चन में आपसे पूछा है 1 ग्राम का, तो 1 ग्राम में आप निकाल दोगे, सिंपल सा। समझ ना बात को, ये ग्राम पर लीटर है, ठीक है। तो 1 लीटर में आपसे क्या पूछा गया है, देखो कि हाउ व्हाट इज द मिनिमम वॉल्यूम ऑफ वाटर रिक्वायर्ड। तो हम क्या बोलेंगे कि देखो 1 लीटर है, ग्राम पर लीटर है ना, तो 1 लीटर में कितना कैल्शियम सल्फेट डिजोल्व हो जाता है, इतना। आपसे पूछा है 1 ग्राम के लिए कितना होगा, तो निकाल दोगे आप। तो देखो ऐसे कर सकते हो आप, यहाँ पे आपको बताते हैं। अपने पास सॉल्युबिलिटी निकल के आई इतनी, ग्राम पर लीटर। इसका मतलब क्या है कि 3 इंटू, वैसे हम इसका मल्टीप्लाई ही क्यों ना कर रहे हैं ना, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, इतना पूरा नहीं लिखना पड़ेगा हमें। तो ये आ जाएगा आपको कितना, देखो 0.136 है, तो 6 3 जा 18, 9 1 10 एंड 10 and 1 4, तो 0.408। तो 0.408 ग्राम कैल्शियम सल्फेट डिजॉल्व इन 1 लीटर वाटर, ठीक है। सो फॉर 1 ग्राम, कितना वॉल्यूम करोगे, आप बोलोगे 1 × 1 डिवाइड में 0.408। तो इसको हम ओनली 0.4 ले लें, है ना। तो यदि 0.4 लोगे तो जीरो आ जाएगा, तो आएगा कितना, 2 आप देखो फिर बचेगा कितना, 2। तो अराउंड 2.5 लीटर आप बोल सकते हो। समझ आए ना। तो हमने क्या किया, पहले पहले आपने सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से निकाल दी सॉल्युबिलिटी। वो किस यूनिट में थी, मोल पर लीटर में, तो पहले उसको हमने ग्राम पर लीटर में बदला। क्यों बदला ग्राम में, क्योंकि क्वेश्चन में 1 ग्राम का पूछा था। यदि वो 1 मोल का पूछते तब तो आपको ग्राम में कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं थी, राइट। तो पहले हमने उसको ग्राम पर लीटर में बदला। इसका मतलब था कि 1 लीटर में इतने ग्राम डिजोल्व होते हैं कैल्शियम सल्फेट के, कितने में, 1 लीटर में। तो आपने देखा कि 0.408 ग्राम के लिए चाहिए हमें 1 लीटर वाटर। तो 1 ग्राम सल्फर को, कैल्शियम सल्फेट को कितना चाहिए पड़ेगा, सिंपल निकाल दिया आपने, राइट। हो गया। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते रहते हैं। एक क्वेश्चन एक और है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से रिलेटेड, आप लोग होमवर्क में ले लो, इसको आप ट्राई करना।
नहीं बनता है तो नेक्स्ट सेशन में हम आपको बता देंगे, लेकिन उसके पहले आपको कमेंट में हमें बताना है कि इसका आंसर क्या आया है। यदि आपका आंसर सही नहीं आएगा या आपको डिफिकल्टी फेस हो गई है तो आप कमेंट में ये भी लिख सकते हो कि सर हमें आप बता दीजिए, तो हम आपको नेक्स्ट सेशन में इसको सॉल्व करा देंगे, राइट। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस सिंपल और क्लियर लगे होंगे, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं हुई होगी। कहीं कहीं हमने मैथमेटिकल पार्ट छोड़ा है तो वो आप कंप्लीट कर लेना। यदि रहे कि आपको लगे कि आंसर सही नहीं आ रहा है तो आप बताना, हम लोग डिस्कस फिर से कर लेंगे। तो कमेंट बॉक्स में आपको इसका आंसर जरूर करना है, और उस सेकंड पार्ट एक और जो पॉलीपोटिक एसिड था है ना, उसका भी सबको करना है। जितने भी आप लोग देखोगे ना वीडियो को, तो आपको इसका आंसर करना है। और डिफिकल्टी फेस हो तो आप बता देना, तो हम नेक्स्ट सेशन में आपको ये करा देंगे, राइट। आई होप कि आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर गए होंगे। अच्छा, आप कहोगे सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस क्यों नहीं लेके आए, तो ये कुछ आपके सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन थे, जैसे न्यूमेरिकल आंसर टाइप आते हैं। तो आप एक चीज याद रखना कि जेई में यदि आपके ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो वो फिल इन द ब्लैंक्स है ना, न्यूमेरिकल आंसर टाइप बन के आएगा ये क्वेश्चन। तो वहां पे आप आंसर कर सकते हो जिस तरीके से हमने बताए हैं। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम आपको इस सेशन के बाद कुछ क्वेश्चंस लेके आएंगे इसी चैप्टर के, कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वो कैसे पूछते हैं पीवाईक्यूज में, राइट। सो वहां पे भी हम प्रैक्टिस कर लेंगे। तो प्रैक्टिस करने से पहले एक बार आपको थ्योरी आनी चाहिए, और उसके लिए आप जाके हमारी वो वीडियो देख सकते हो जो हमने ऑलरेडी आपको चैनल पे अवेलेबल कर रखी है ना, आयनिक इक्विलिब्रियम की, केमिकल इक्विलिब्रियम की। तो एक बार पहले आप थ्योरी कवर कर लो वहां से, अपने प्रॉपर नोट्स बना लो, और फिर आप जाके इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हो, आपसे बन जाएंगे, राइट। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, है ना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑल ऑफ यू। आई होप सो ऑल क्लियर। बाय बाय एवरीवन।